वेलकम टू ऑल। अभी हम पढ़ रहे हैं दक्कन का पठार। ये जो क्षेत्र है ये है दक्कन का पठार क्षेत्र। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा उत्तरी दक्कन पठार के बारे में। हमने देखा कि उत्तरी दक्कन पठार को हम दो उपविभागों में बांटते हैं। पहला है सतपुड़ा श्रेणी और दूसरा है महाराष्ट्र का पठार। अब दक्कन का पठार को भी हम आगे दो उपविभागों में विभाजित करेंगे। पहला है कर्नाटक का पठार, दूसरा है तेलंगाना का पठार। अब अगर देखें तो उत्तरी दक्कन पठार क्षेत्र और दक्षिणी दक्कन पठार क्षेत्र में अगर संरचना और स्थलाकृति दोनों की दृष्टि से बड़ा व्यापक अंतर है। संरचना की दृष्टि से देखें तो जो सतपुड़ा श्रेणी है ये हैं प्राचीन वलित पर्वत। सतपुड़ा श्रेणी के प्राचीन वलित पर्वत हैं जिनका अत्यधिक अनाच्छादन के कारण वर्तमान में जो कटी फटी पहाड़ियों का जो स्वरूप हम देखते हैं वो सामने दिखता है। फिर है महाराष्ट्र का पठार। इसका निर्माण दक्कन लावा प्रवाह के कारण हुआ है। इसको दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। यहाँ मुख्यतः बेसाल्टिक रॉक्स मिलती हैं। वहीं दूसरी ओर दक्षिणी दक्कन का जो पठार क्षेत्र है ये जो भारतीय प्रायद्वीप की जो प्राचीनतम चट्टानें हैं नाइस, ग्रेनाइट, इनसे मिलके बनाया है। इसके अलावा इसमें जो आर्कियन चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें तथा कडप्पा क्रम की अवसादी कायंत्री चट्टानें मिलती हैं। अब देखते हैं स्थलाकृति की दृष्टि से दक्षिणी दक्कन क्षेत्र को। दक्षिणी दक्कन क्षेत्र अनेक नदियों द्वारा उपहित क्षेत्र है। यहाँ गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, उसके पश्चात कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो दक्कन क्षेत्र को, दक्षिणी दक्कन क्षेत्र को काटती हैं। इसके अलावा दक्षिण में यहाँ पेंद्रू नदी है स्थित है। पूर्व में यहाँ पूर्वी घाट क्षेत्र है, जबकि पश्चिम में यहाँ पश्चिमी घाट क्षेत्र है। जैसा कि हम जानते हैं पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है, इसलिए इसका जो नेचुरल स्लोप है, स्थलाकृतिक ढाल है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस आधार पे दो भागों में बांटते हैं पठार को। पश्चिमी भाग कर्नाटक का पठार और पूर्वी भाग तेलंगाना का पठार। अब देखते हैं कर्नाटक का पठार। ये कर्नाटक राज्य क्षेत्र है। इसका पश्चिमी भाग पश्चिमी घाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शेष बचा भाग कर्नाटक का पठार क्षेत्र है। कर्नाटक के पठार क्षेत्र का जो पश्चिमी भाग है उसकी ढाल बहुत अधिक है, ऊंचावच बहुत अधिक है, जबकि पूर्वी भाग का ऊंचावच कम है। तो इसका पश्चिमी भाग स्थानीय भाषा में मल्नाड कहलाता है और पूर्वी भाग कर्नाटक के पठार का मैदान कहलाता है। इसका जो सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग है ये भाग यहाँ काली मृदा मिलती है और बेसाल्ट मिलता है। अर्थात ये स्थलाकृतिक दृष्टि से महाराष्ट्र का जो पठार का ही विस्तार है एक प्रकार से, और ये कहलाता है उत्तर कर्नाटक का पठार। अभी हम कर्नाटक पठार का प्रादेशिक विभाजन कर रहे हैं। इसको तीन भागों में बांटते हैं: उत्तर कर्नाटक, मध्य कर्नाटक का पठार और दक्षिणी कर्नाटक का पठार। उत्तरी कर्नाटक के पठार का उत्तरी पूर्वी भाग क्या है? बेसाल्ट और काली मिट्टी पाई जाती है। शेष भाग मुख्यतः कृष्णा नदी द्वारा अपवाहित है और इसकी नदी घाटी एक मैदानी भाग का निर्माण करती है। यहाँ इसमें कौन सी सहायक नदी मिलती है? दक्षिण से तुंगभद्रा और उत्तर से भीमा नदी। फिर अगर कर्नाटक के पठार को देखें तो सबसे अधिक ऊंचाई वाला भाग है इसका दक्षिणी कर्नाटक का पठार। ये क्षेत्र है, यहाँ नीलगिरी क्षेत्र है जो सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है पश्चिमी घाट के, और यहाँ पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है। तो नीलगिरी क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की श्रेणियाँ आपस में मिलती हैं और इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है, 2000 मीटर से भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई का है। इसलिए
ये जो क्षेत्र है दक्षिणी कर्नाटक का पठार, जिसको मैसूर का पठार भी कहते हैं, इसकी जो सापेक्षिक ऊंचाई उत्तरी और मध्य कर्नाटक के पठार की तुलना में अधिक है। अब देखें मध्य कर्नाटक के पठार को, तो ये उत्तरी कर्नाटक पठार क्षेत्र और दक्षिणी कर्नाटक पठार क्षेत्र के बीच में एक संक्रमण का क्षेत्र है, जिसमें तुंग और भद्रा नदियों द्वारा इसका घाटियों का निर्माण किया गया। ये हो गया कर्नाटक का पठार। अब देखें तेलंगाना का पठार, तो ये तेलंगाना राज्य, ये तेलंगाना राज्य के उत्तरी भाग में गोदावरी नदी प्राप्त होती है। इसके उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र है, जिसको हम सतमल्ला की पहाड़ियाँ बोलते हैं। ये पहाड़ी अजंता श्रेणी का ही एक विस्तारित रूप है। इसी प्रकार यहाँ बालाघाट श्रेणी का विस्तारित रूप जो हैदराबाद के आसपास मिलता है। ये प्रमुख यहाँ के तेलंगाना पठार के, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है, उसके पर्वतीय क्षेत्र है। पूर्वी घाट इसका गोदावरी नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र है, और ये एक प्रकार से हम मैदानी भाग इसको कह सकते हैं। इसकी ऊंचाई बहुत कम है। फिर यहाँ कृष्णा नदी तेलंगाना को शेष आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करती है। ये आंध्र प्रदेश है, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ये पूर्वी घाट क्षेत्र है। शेष जो भाग बचता आंध्र प्रदेश का, इसको रायलसीमा बोलते हैं। तो तेलंगाना पठार के दो भाग हैं, एक तो कृष्णा नदी से उत्तर का भाग और इससे दक्षिण का भाग। सम्मिलित रूप से इसको तेलंगाना का पठार या तेलंगाना रायलसीमा का पठार कहते हैं। रायलसीमा पठार की उत्तरी सीमा कृष्णा नदी बनाती है, तो दक्षिण में पेंद्रू नदी प्रवाहित होती है। और यहाँ मुख्य प्रकार से कडप्पा क्रम की चट्टानें मिलती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। यहाँ एक क्षेत्र स्थित है जिसका नाम है कडप्पा, और ये चट्टानें सबसे पहली बार इसी क्षेत्र में खोजी गई। इससे इस क्रम की चट्टानों को कडप्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। उसी प्रकार कर्नाटक में एक क्षेत्र है धारवाड़, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे पहले इसी क्षेत्र में पाएगी, इसलिए इसको धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। इन दोनों ही क्रम की चट्टानों की बहुलता इस पूरे दक्षिणी जो दक्कन का पठार है इस क्षेत्र में है। यह भी जो प्राचीनतम चट्टानों से बना है और नदियों द्वारा अत्यधिक, और वे बहुत लंबे समय से नदियों में अपवाहित होने से ये एक अपरदित पठारी भाग की तरह है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्कन के पठार को दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी दक्कन क्षेत्र और दक्षिणी दक्कन क्षेत्र। दक्षिणी दक्कन क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो कि विवर्तनिक रूप से भारत के जो सबसे कम प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। बहुत लंबे समय से प्री कैम्ब्रियन काल से यहाँ कोई बहुत बड़ी विवर्तनिक घटना नहीं हुई। ये मुख्यतः जो प्राचीन भारतीय प्रायद्वीपीय जो शिल्ड थी, जिसको इंडियन प्लेट के नाम से जानते हैं, उसका एक मूल स्वरूप इस पठार में देखने को, संरचना की दृष्टि से देखने को मिलता है। इस प्रकार हमारा दक्कन का पठार का टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।